लोक जनशक्ति पार्टी ने आपको बिहार में बहुत बड़ा प्रभार दिया है। मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि आपने भाजपा को भी काफ़ी नज़दीक से देखा, कॉरपोरेट कल्चर को भी काफ़ी नज़दीक से देखा। अब आप लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की राजनीति के मुख्य फ्रंट पर आ चुके हैं। ऐसे में कुछ ऐसे सवाल हैं जो लोगों के जहन में हैं, कुरेद रहे हैं। उन सवालों का जवाब आपसे आज जानने की मैं कोशिश करूँगा। सबसे पहले मेरा प्रश्न यह है कि लोजपा रामविलास ने प्रदेश सह संगठन मंत्री का दायित्व तो आपको सौंपा है। दक्षिण बिहार में विशेष रूप से आप कमज़ोर हैं, इसे कैसे सुधारेंगे? देखिए, सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोक जनशक्ति पार्टी में पिछले वर्ष अगस्त के महीने में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे ज्वाइन कराया और तब से दल के सभी ज़िले से लेकर प्रदेश के जो कार्यक्रम है उसमें मैं लगातार सम्मिलित रहा हूं। और मेरा ऐसा मानना है कि विगत 20 वर्षों में, खासकर 2 दशक में बिहार के समक्ष ये प्रश्न एक बहुत प्रभावी प्रश्न था। जैसे देश में एक प्रश्न है, वैसे ही बिहार में भी एक प्रश्न है कि नीतीश कुमार नहीं तो कौन। और ये बात मैंने आम और आवाम से सुनी। पिछले अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि ठीक है, नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार नहीं तो कौन। ये प्रश्न का जवाब बिहार के लोगों ने स्वयं ढूंढ लिया है। आज बिहार का हर आम और आवाम कह रहा है कि नीतीश कुमार नहीं, चिराग पासवान चाहिए। ऐसा नेतृत्व चाहिए जो स्वयं की बात नहीं करता, जो जाति की बात नहीं करता, जो धर्म की बात नहीं करता, जो पहले बिहार और बिहारी की बात करता है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करता है। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी का, संगठन मंत्री जी का और समस्त लोजपा परिवार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, चूंकि संगठन जो है वो किसी भी दल का रीढ़ होता है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि आने वाले 2024 के चुनाव में हम 40 के 40 सीट और 2025 में 243 सीटों पर अपने चुनाव की तैयारियों को पूर्ण करेंगे। और इस संबंध में अभी 3 से 4 दिन पूर्व बहुत विस्तृत चर्चा पटना में हुई और उन्होंने ये दायित्व दिया कि जहां भी संगठन को मजबूती प्रदान की जा सकती है, कुछ कमियां जहां हैं, उसको आप दूर करें। और लगातार प्रवास इस संबंध में आने वाले हफ्ते में अब बिहार के 38 जिले में संगठन को साथ लेकर, सबको साथ लेकर हम कैसे लोक जनशक्ति पार्टी को बिहार के अग्रणी पार्टी की भूमिका में लाएं, इसमें हम चाहेंगे कि जो भी हमसे बन पड़े, हमारी जो संगठन कौशल है उसको जो आगे रखते हुए और पार्टी को मजबूत बनाएंगे। दूसरा प्रश्न है कि आरसीपी सिंह और पशुपति पारस पर बीजेपी इतनी मेहरबान है और चिराग से भी रुखी क्यों? क्योंकि चिराग तो हमेशा कहते हैं कि मैं उनका हनुमान हूँ। देखिए, ये प्रश्न आई थिंक मीडिया में लंबे समय से गूंज रहा है। किस परिप्रेक्ष्य में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा था, ये हम सबको पता है। और एक पुरानी कहावत है कि कमज़ोर को प्रमोट करो, मजबूत जो है हताश हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि माननीय आरसीपी सिंह जी के पास कोई दल नहीं है। माननीय केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी के सारे सांसद और उनके नेता जो हैं, उनके दल में भगदड़ की स्थिति है। सभी सांसद जो हैं वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के संपर्क में है। आपने देखा होगा 2 दिन पूर्व महबूब अली कैसर जी जो खगड़िया के सांसद हैं, अपने पुत्र के साथ आए और कितने गर्मजोशी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ मिले। इसका कारण है कि कोई भी नेता चुनाव में जाने से पूर्व ये जरूर देखता है कि जनाधार किस ओर है, जनता किस ओर है। और ये राजनीति में लगा रहता है कि आप कमजोर को प्रमोट करिए, मजबूत जो है हताश और निराश होगा। लेकिन आप याद करिए, चिराग पासवान जी बार बार कहते हैं और हम सब इस बात को लेकर बहुत प्रभावित रहते हैं कि क्या नहीं किया गया उनके साथ।
पहले उनकी पार्टी तोड़ दी गई, उनका परिवार तोड़ दिया गया, उनके घर से उनको बेदखल कर दिया गया, सारे सांसद छीन लिए गए, उनका घर छीन लिया गया, तब भी चिराग आज रोशनी उनकी जो है वो पूरे बिहार में फैल रही है। और प्रतिदिन मैं कह सकता हूं उनके कार्यक्रमों में मैं साथ रहता हूं, कई जगह जाना हुआ है। बिहार में चिराग पासवान का जनाधार अब एक जाति या धर्म तक सीमित नहीं है, ये मास में कन्वर्ट हो रहा है। हाँ, हम सबको मेहनत करना है, हम सबको ये प्रयास करना है कि ये जो वेव है, ये जो लहर है, ये संगठनात्मक संरचना में कितने सुदृढ़ता के साथ समाए और हम इसमें एक मजबूत फोर्स बनकर आए। ये छोटी छोटी चीज़ें आने वाले चुनाव तक साफ हो जाएंगी। पारस जी ने चिराग पासवान के Z+ सिक्योरिटी को भौकाल बताया है और साथ ही कहा है कि सिक्योरिटी इंदिरा गांधी को नहीं बचा सकी, तो इनका क्या विचार? क्या प्रतिक्रिया? ये बहुत गंभीर प्रश्न है। मतलब माननीय केंद्रीय मंत्री को ऐसी क्या सूचना है, क्या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चिराग पासवान जी के जान को खतरा है? क्या हम ये माने? क्या केंद्र सरकार के इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर माननीय पशुपति पारस जी प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं? क्या किसी के लिए भी सिक्योरिटी एक लीश्योर या भौकाल का विषय है? क्या इतनी ओछी टिप्पणी मैं कहूँगा, क्या हम आज राजनीतिक परिवेश में एक्सपेक्ट कर सकते हैं केंद्रीय मंत्री के शब्दावली में? ये बहुत गंभीर प्रश्न है और मैं केंद्र सरकार से और विशेष रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह से ये निवेदन करूंगा कि इस विषय को गंभीरता से लें और अगर ऐसी कोई बात है जिसकी सूचना पशुपति पारस जी को है तो भाई उन्हें साझा करना चाहिए कि ऐसा आखिर उन्होंने क्यों कहा कि इंदिरा गांधी जी को भी नहीं बचा पाया था। क्या एक साजिश, बड़ी साजिश रची जा रही है? चिराग जी के बढ़ते कद को देखते हुए उन पर हमला करने की तैयारी है? मतलब मैं विचलित हूँ। ये बयान सुनने के बाद बिहार की राजनीति में चाहे वो किसी दल का व्यक्ति हो, ये विचलित करेगा ये बयान उनका, और तत्काल इस विषय में उनको या तो माफी मांगना चाहिए या क्लैरिफाई करना चाहिए कि भाई ऐसा बयान उन्होंने क्यों दिया है। बिहार सरकार और विशेष रूप से नीतीश कुमार पर चिराग पासवान लगातार हमलावर क्यों है? देखिए, ये परसेप्शन भी बिहार में बनाया जा रहा है और मैं बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बात को कहते हैं कि मैं व्यक्तिगत रूप से नीतीश कुमार जी पर हमलावर नहीं हूं। मैं जनता से जुड़े मुद्दे और कुछ एक मुद्दे हैं जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे, विषयों के आधार पर, मुद्दों के आधार पर आज बिहार की जो स्थिति है और बिहार की स्थिति ने मैं कहूंगा बिहार की जो दुर्दशा है उसको छोड़कर बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री दोनों जो हैं आज विपक्ष को एकजुट करने के नाम पर सरकारी खर्चे पर, जिस पर कल प्रश्न उठाया जा रहा था, लेकिन आप पूरे देश का दौरा कर रहे हैं और आप बिहार को नहीं देख रहे हैं। मैं आपके समक्ष कुछ एक चीजें लाना चाहता हूं और आपको उनमें आपका जवाब मिल जाएगा कि आखिर चिराग जी क्यों हमलावर हैं नीतीश कुमार जी पर लगातार पिछले 2 वर्षों में। ये अभी बजट बिहार सरकार का आया है, ये उससे संबंधित डॉक्यूमेंट है, ये मेरे डॉक्यूमेंट नहीं है, ये बिहार सरकार का डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं, बिहार सरकार वित्त विभाग बजट का सार 2023-24। ठीक है, इसके अलावा ये सारे डॉक्यूमेंट बिहार सरकार के हैं यहां आपके सामने। पीछे भी ढेर सारा है, इनफैक्ट बहुत सारा समय अभी मिल नहीं पा रहा था, मैं स्टडी नहीं कर पा रहा था। अब ये बिहार को जानना चाहिए, बिहार के एक एक लोगों को जानना चाहिए कि अभी अप्रैल में केंद्र सरकार ने आंकड़ा जारी किया है, जीएसटी का कुल कलेक्शन 1,23,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन है और आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार का जो शेयर है उसमें वो मात्र 1800 करोड़ का है, यानी 0.83%। आप इसको कंपेयर करें कि बिहार का पॉपुलेशन कितना है, जनसंख्या कितनी है और उसके अनुपात में हमारा रेवेन्यू जो है सोर्स वो कितना है। कुछ एक आंकड़े इन्हीं के बजट डॉक्यूमेंट में है। मैं ये मनगढ़ंत आंकड़ों में विश्वास नहीं करता, ये इनका बजट का डॉक्यूमेंट है जिसको कि ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। आप देखिए
कि राज्य सरकार का कर्ज जो है वो 2021-22 में 7,620 करोड़ था। 2022-23 में ये बढ़कर 12,927 करोड़ हो गया। और अब जो है, जो एस्टिमेट इन्होंने दिया है 23-24 का, उसमें ये 21,487 करोड़ है। अब आप इमेजिन कर लीजिए कि 7,500 करोड़ का डेट जो है वो 23-24 में 2 वर्ष के अंदर में बढ़कर 21,487 करोड़, यानी 300 गुना, 300%, 3 गुना वृद्धि आपके डेट में हो रहा है। आप समझिए कि आपके लोन रिपेमेंट और इंटरेस्ट रिपेमेंट पर क्या स्थिति पड़ेगी, जहां आपकी डिपेंडेंसी 70% केंद्र सरकार पर है रेवेन्यू के मामले में। आप कहां से लाएंगे पैसा? बिहार कैसे बढ़ेगा आगे? आपको दूसरा आंकड़ा देता हूं। आप देखिए कि एजुकेशन और स्पोर्ट्स का जो बजट था वो 2022-23 में 55,110 करोड़ का था, और 2023-24 में आपने जो एस्टिमेट दिया है उसमें वो बजट घटकर लगभग 42,381 करोड़ है। जहां एक तरफ शिक्षा और स्पोर्ट्स पर सरकारें ज्यादा खर्च कर रही हैं, लोगों को अच्छी शिक्षा मिले इस पर प्रयास हो रहा है बिहार सरकार। और ये आंकड़े पहली बार है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन आंकड़ों पर कभी चर्चा नहीं की गई है, न सदन में न सदन के बाहर, कि आपने 55,110 करोड़ के बजट को 42,381 करोड़ कैसे कर दिया। माननीय चिराग पासवान जी का प्रश्न इन सब चीजों पर है। आप देखिए कि हेल्थ और फैमिली वेलफेयर, आज शिक्षा और स्वास्थ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण विषय कौन सा है बिहार के लिए? और आप देखिए कि हेल्थ का जो बजट था और फैमिली वेलफेयर का, वो 20,182 करोड़ से घटाकर 16,703 करोड़ हो गया। यानी जितने भी जो बेसिक चीजें हैं उनको किनारे रखकर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, आप लोग तो जानते ही हैं, हम तो करते ही रहते हैं, आप लोग तो सब समझते हैं, आप ये कहकर अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। आप सूबे के मुख्यमंत्री हैं, आप सूबे के गृह मंत्री हैं, आप इस प्रदेश में जिस प्रकार की स्थिति है कानून व्यवस्था की, वो सब किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैंने फाइनेंशियल आंकड़े आपके सामने रखे हैं, बहुत समय लग जाएगा, इस पर स्टडी चल रहा है, और मैं एक एक चीज सामने लाऊंगा और ये बताऊंगा कि क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय चिराग पासवान जी नीतीश कुमार जी के अकर्मण्यता को, उनकी जो नाकामियां हैं उसके कारण उन पर हमलावर हैं, और बिहार को एक मजबूत विकल्प, एक सुदृढ़ सरकार देने में नीतीश कुमार विफल हैं। जनादेश कुछ और था, उसको धत्ता बताकर जिनके विरुद्ध आप लड़े, जिनके विरुद्ध आपने अपनी राजनीति की, आज उन्हीं के गोद में बैठकर आप एक लाचार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और लाचारी का आलम यह है कि अब बिहार को आप लाचारी की ओर, पहले से ही पिछड़ा राज्य बिहार और ज्यादा गर्त में जा रहा है, इसलिए हमलावर है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। अभी नीतीश कुमार पूरे विपक्षी दलों को एक साथ करने में जुटे हुए हैं, आपको क्या लगता है? कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। हाँ, ये सारे फ्यूज बल्ब हैं और ये फ्यूज बल्ब का झालर तैयार किया जा रहा है। तो आप याद रखिए, फ्यूज बल्ब के झालर से रोशनी नहीं आती है। पहले बिहार को ठीक कर लें, बिहार में मजबूत कर लें चीजों को, तब देश में आप मजबूत करिएगा जी। हाँ, आप ये बताइए भाई साहब कि ये 43 एमएलए के साथ प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। वो तो केजरीवाल जी भी कहते थे ना कि हमको गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, सुरक्षा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए जी। हाँ, अब क्या चाहिए वो देश के सामने है। तो नीतीश जी अभी कह रहे हैं कि हमको पीएम का पद नहीं चाहिए, लेकिन नीतीश जी, सही कहा है कुछ लोगों ने, पीएम तो हैं पलटी मार, देश के सबसे बड़े पलटी मार। ये कब क्या कहेंगे और कब क्या करेंगे, सबसे बड़ी बात है कि आपने नीतीश जी को विगत 30 से 40 वर्षों में ऐसा कभी नहीं देखा होगा। जिस प्रकार की भाषा, अमर्यादित भाषा, जिस प्रकार का उनका स्टैंड हर दिन बदलता है, इससे बिहार में अविश्वास की स्थिति है। और विपक्षी एकता सिर्फ कह देने से या जाकर एक दिन भोजन कर लेने से नहीं होता है, या फोटो खिंचवा लेने से नहीं होता है। 15 अलग अलग विचार और विचारधारा को आप एक जगह लाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये विचारधारा में
मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार ज़्यादा है और व्यवहार कम है। मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई परिणति सामने आने वाला है। आने वाले समय में वो देखेंगे। अभी हम लोगों के लिए बिहार महत्वपूर्ण है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में बिहार के सभी प्रमंडलों में हम जनसंवाद और सभी प्रमंडलों में चिराग लाओ बिहार बचाओ और सभी जिलों में जनसंवाद का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। नवंबर में एक बड़ी रैली पटना के गांधी मैदान में विराट जनसभा होगी और वहां से यह ऐलान होगा कि गद्दी खाली करो, जनता आती है।